अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा बेटा, आपका जो लेक्चर है मेरे पास वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। तो मुझे पहले थोड़ा सा अपडेट दें, आपका इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड है क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो उससे फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो कुछ मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रिकल सर इंजीनियरिंग। आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड में फ़ैन बंद कर दूँ। जी बेटा, अभी आवाज़ ठीक है? यस सर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको कितना नॉलेज है? सर जी सेम केस, आवाज फुल कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। आपने इंजीनियरिंग के बाद क्या कहा? अच्छा, मुझे बताएं कि इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में आपका कितना नॉलेज है? सर हम ये इलेक्ट्रिकल की बुक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो भी आपसे ही। तो इसका मतलब है कि हमें काफ़ी बेसिक से चलना पड़ेगा। सर आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। मैं एक सेकंड सर जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मैं एक सेकंड में दोबारा इसको कोशिश करता हूँ करने की। अभी कुछ बेहतर हुई है आवाज़? हेलो, जी सर। अभी कुछ बेहतर है आवाज़? यस सर, अभी बेहतर हुई है। जी सर। चलें ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने ये इलेक्ट्रिकल का कोर्स आपका क्यों ऐड हुआ है इसमें। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, हर चीज़ आपकी जो है वो स्मार्ट हो रही है, मतलब कि इंटेलिजेंट हो रही है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट हो रही है। इसमें जो टूल्स जो पहले इस्तेमाल हो रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और डिजिटल टूल्स की तरफ हम जाते जा रहे हैं, जिसमें मशीन्स का बहुत लेन देन है। मतलब अगर आप देखें कि पहले जो काम आप से, आई एम नॉट अ सिविल स्टूडेंट, या पहले जो मशीन जो चीज़ें आप यूज़ करते थे सीमेंट मिक्सिंग के लिए, तो वो अब बिल्कुल वो मशीन्स पे आ गई हैं, मशीन्स कर रही होती हैं। उसके बाद जो पहले आप मतलब वायरिंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए काम करते थे, ड्राइंग बनाते थे, वो सारी अब मशीन्स के ज़रिए हो रही हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी मशीन्स के ज़रिए हो रही है। तो अब हर चीज़ में मशीन्स का और इलेक्ट्रिकल का लेना अमल दखल आता जा रहा है, ताकि हमारी सिस्टम्स जो हैं वो काम जो मोर एफिशिएंटली और मोर फास्ट हो, ज़्यादा तेज़ हो। तो उसके लिए सिविल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई इशू है या कोई चीज़ है या वो उसकी वर्किंग है, उसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये कोर्स है। इवन पिछले दिनों मैं एक ब्लॉग देख रहा था,
तो उसमें ये था कि एक इन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो कि खुद से घर बना देती है। आप उसमें घर का मॉडल देते हो और वो खुद ही से जो है ना वो सारा उसमें ब्लॉक्स वगैरह लगा के और सीमेंट वगैरह करके तो उसमें घर बना देती है। तो अब जो है हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज इस बारे में होना चाहिए ताकि आप जब भी आपके सामने कोई चीज़ आए तो आपको उसकी वर्किंग का कम से कम थोड़ा सा आइडिया हो। तो सिविल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा टफ गेम हो जाती है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ है और आपका माइनर सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे हम इसको ज़्यादा मुश्किल साइड पे ना लेके जाएं और थोड़ा सा बेस से उठाएं ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है? यस सर। यस सर। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट है तो अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा ताकि हमें बाद में थोड़ा सा समझ आती रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ये ना हो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द स्टेट चले जाएं। तो कोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसके लिए आज हम 3 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पढ़ेंगे और उनका हम रिलेशन देखेंगे वो कैसे होता है। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा मैथ कम इन्वॉल्व करें क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा मैथ इन्वॉल्व होता है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा मैथ कम इन्वॉल्व करें ताकि आप लोगों को थ्योरी के बारे में ज़्यादा समझ आ जाए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डेरिवेशन जो हैं वो आपके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जानी है। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा कि कितने बच्चों को पता है कि करंट क्या होता है? चार्जेस का बहाव। चार्जेस का भाव, वेरी गुड। इसके अलावा चलिए हम इसको थोड़ा सा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, मेरे पास एक से पानी वाली एक टैंकी है, ठीक है, और यहाँ से एक पाइप नीचे आ रहा है और उसके साथ मैंने एक टैप लगाया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ पानी है। अच्छा, अब मुझे अगर आप बताएं कि अगर ये वाटर टैंक है और वाटर टैंक से पानी नीचे आ रहा है तो अब मुझे क्या ये वाटर टैंक ज़मीन पे अगर पड़ी होगी तो पानी इसमें से नीचे आ जाएगा या फ्लो हो जाएगा पानी का? नहीं होगा। सर हो सक प्रेशर टैंकी के जरिए हो सकता है। क्या होगा? प्रेशर टैंकी के जरिए हो सकता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि आपने अपने घर की जो है वो टैंकी वो ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई है, ठीक है, और उसमें आप पानी भर देते हैं। अब उस आपने उसको इस्तेमाल करना है तो क्या आपके सारे जो जहाँ पे पानी किचन है या वॉशरूम है वहाँ पे पानी आ जाएगा सब में? जी सर, प्रेशर टैंकी के जरिए आ जाता है। बेटा प्रेशर टैंकी की बात नहीं कर रहा है। अगर आपने मोटर ही लगानी है तो फिर आपको टैंकी की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो आप डायरेक्ट मोटर से वाटर लें, पंप से वाटर लें। क्या ख्याल है? जी ठीक है सर। अगर आपने आपने हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है पानी के लिए तो फिर आप जैसे पुराने सिस्टम होते थे जब आपकी टैंकी नहीं होती थी उसके बगैर आप यूज़ करते थे तो पंप यूज़ कर लें डायरेक्टली। हम जस्ट एक बात कर रहे हैं कि आपके पास एक टैंक है और उसको आपने ज़मीन पे रखा हुआ है या ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है तो आपके फर्स्ट फ्लोर पे या बाकी जगह पे पानी नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको उसको छत पे रखना पड़ेगा और सारे जितने भी आप घर देखे होंगे सब में जो वाटर टैंक है वो छत पे ही होता है, घर पे किसी में नहीं पड़ा होता। इन केस जब आपके कराची की अगर आप बात करते हैं तो उनमें अंडरग्राउंड होता है, लेकिन उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें आपको हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो आपको वाटर नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा छत पे रखना पड़ता है,
ठीक है। तो छत पे रखने के लिए आपको जो चीज यूज करनी पड़ती है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही है। पोटेंशियल एनर्जी से जी आप सर। पहले पानी को जमीन से उसकी रिक्वायर्ड पॉइंट पे लेके जाते हैं, एक हाई पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, ये लो पोटेंशियल है इसमें, और उसके बाद आप उसको एक हाई पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, या आप उसमें एक एनर्जी स्टोर कर देते हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए। अब जब आप इसको टैप को ओपन करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होगी और वो पानी नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया। ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं। अच्छा, अब ये जो टैप है ये कंट्रोल कर रहा है कि मेरे पास पानी कितना आ रहा है। कंट्रोल वाटर फ्लो। टैप क्या कर रहा है? टैप मेरे पास कंट्रोल वाटर फ्लो। अब टैप मुझे बता रहा है, सॉरी यहाँ पे ओ आना था। अब टैप मुझे बता रहा है कि मेरा इस टाइम पे कितना पानी इस्तेमाल मैंने करना है और कितना पानी जो है वो मुझे आना चाहिए। अब इस चीज को अगर मैं इलेक्ट्रिकल में लेके जाऊं तो सेम काम इलेक्ट्रिकल में हो रहा होता है। ठीक है। ये जो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाते हैं चीज को, इसको आप वोल्टेज बोलते हो। हम इससे लिखें तो ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा। इसको हम वोल्टेज बोलते हैं। अभी हम इसको डिफाइन भी करते हैं। ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ये करंट की एनर्जी होती है, और ये जो कंट्रोल कर रहा है वाटर फ्लो को ये आपकी रेजिस्टेंस की एनर्जी होती है। तो अगर हम ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकली की तरह देखूं तो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जानी पड़ेगी चीज करंट के फ्लो के लिए। तो ये लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल होता है, ये आपका बैटरी के टर्मिनल होते हैं। हायर पोटेंशियल आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लोअर पोटेंशियल आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो करंट है, ये वाटर का फ्लो है, पानी का फ्लो है, वो आपको करंट की एनर्जी देता है। अगर मैं लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अटैच करूंगा उसके बाद ही मेरा करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो जो आपका पानी नीचे बह रहा है वो आपको करंट की एनर्जी देता है, और जो टैप है जो कि वाटर फ्लो को कंट्रोल कर रहा है वो आपको रेजिस्टेंस की एनर्जी देता है कि जितनी मैं रेजिस्टेंस ज्यादा करता जाऊंगा उतना मैं टैप को बंद करता जाऊंगा और उतना मेरे पास करंट कम होता जाएगा, और मैं जितना रेजिस्टेंस कम करता जाऊंगा उतना मैं टैप ज्यादा खोलता जाऊंगा और उतना मेरा जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा। इस चीज को समझ आई बेटा? थोड़ी सी पता चल रहा है क्या हो रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। इसको अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन से हट के थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल में ड्रा करते हैं और उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कैसे होती है। ये हमारे पास बैटरी है, जो बड़े वाली साइड होती है इसको हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और ये जो छोटी साइड मैंने बनाई है इसको हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो माइनस है 15 वोल्ट का मतलब है कि 15 पॉजिटिव पे है और नेगेटिव नॉर्मली 0 पे होता है। जो आपका वोल्टेज होगी वो 15 माइनस 0 होगी। जो कि 15 वोल्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि पानी को या करंट को फ्लो करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक पानी को नीचे से ऊपर जाके टैंक में नहीं भरेंगे तब तक आपका जो है पानी टैप्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये क्या करती है, ये आपके पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। उसको बोलते भी पोटेंशियल ही है। वोल्टेज जो होता है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ऊपर वाले पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिफरेंस है चार्जेस का, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। ये होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस आपको, जो मैंने टैप करता था काम, वो रेजिस्टेंस कर रही है। रेजिस्टेंस क्या कर रही है कि जितना आपका मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा करूँगा उतनी टैप मैं बंद कर रहा हूँ, उतना पानी कम फ्लो होगा, और जितना मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा करता जाऊँगा मतलब उतना मैं टैप ज़्यादा खोलता जाऊँगा। ठीक है, तो उससे मेरा करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि बिल्कुल वैसी एनालॉजी दे रहा है जैसी मैंने भी टैप को डिस्कस किया। तो ये जो चीज़ होगी यहाँ पे, इसको मैं हमेशा बोलूँगा वी मेरा वोल्टेज होगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि इन केस में मेरा वाटर टैंक में जो ज़मीन से पानी को ऊपर लेके जाने के लिए यूज़ होता था। ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। और करंट जो होता है वो हमेशा कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, पाइप्स के अंदर। जैसे पानी जो है वो पाइप्स के अंदर फ्लो होता है, करंट आपका कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है। इस कंडक्टर के जो ये लाइन है, इसको अगर मैं कंडक्टर कहता हूँ, तो ये मेरा करंट होगा। ठीक हो गया। तो करंट मेरा क्या होता है, अगर मैं पानी को चार्जेस बोलूं तो चार्जेस का जो बहाव है वो मेरा करंट होता है किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। रेजिस्टेंस क्या होती है, जो कि करंट को अपोज करती है, करंट को कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये करंट को अपोज करती है, हमेशा करंट को कम करने की कोशिश करती है। पोटेंशियल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि करंट को फ्लो करवाने में काम करता है। ठीक हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? जी सर ठीक। अच्छा, सोए तो नहीं हुए सारे? नो सर। नो सर। चलें, जहाँ से समझ ना आए मुझे बता देना। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि मेरे पास जो अभी के लिए 3 बेसिक जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स थे, वो एक हो गया वोल्टेज, एक हो गया करंट, और एक हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मेजर करने के लिए मुझे कोई एक यूनिट चाहिए होगा। जैसे मैं मेरे पास से कोई भी एक चीज़ होती है, उसको मैं, हर चीज़ को मैं यूनिट में करता हूँ। जैसे मैं अगर फ्रूट ख़रीदता हूँ तो मैं केजीस में ख़रीदता हूँ, तो मुझे पता है कि एक के जो इसका रेट होगा वो 1 किलोग्राम के हिसाब से होगा। ठीक है, या अगर मैं कोई एग्स खरीदता हूँ तो वहाँ पे एक यूनिट डज़न आ जाता है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो डज़न के हिसाब से मिलेगी। तो इस तरह हर चीज़ को मेजर करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मुझे पता चल सके ये वैल्यू कितनी है। तो वोल्टेज को जो मैं मेजर करता हूँ वो वोल्ट्स, उसके लिए जो वैल्यू है उसको मैं वोल्ट्स बोलता हूँ। ठीक है, यस सर। तो जब भी मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो मैं कहूँगा ये मेरी बैटरी जो है ये 10 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है। अगर आप सेल देखें, आपके जो घर में रिमोट में सेल आपने डाले होते हैं, वो उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा होता है। मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर वाले पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में, वो 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, या अगर आपको बड़ी बैटरी जो होती है आपको मिलती है, तो वो उसके में वो आपकी 9 वोल्ट्स की होती है। ठीक है,
या आपका जो मोबाइल का चार्जर है उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर 5 वोल्ट लिखा होता है, तो 5 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो Yes, जो sir. भी वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वैल्यू, उसको मैं वोल्ट्स बोलता हूँ। तो वोल्टेज हमेशा मैं वोल्ट्स में ही डिस्कस करूँगा। अच्छा, उसके बाद जो करंट को मेजर करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं एम्पेयर बोलता हूँ। Sir. AMP भी इसको लिखते हैं, एम्पेयर्स होता है। तो एम्पेयर्स, अब मैं करंट की जब बात कर रहा हूँ तो करंट में हमेशा एम्पेयर्स में डिस्कस करूंगा। मैं कहूँगा मुझे 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पेयर को हो रहा है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखते हैं तो उनमें ये 2 पैरामीटर्स लाजमी लिखे होते हैं कि कितने वोल्ट्स पे काम कर रहा है ये और कितने वोल्ट्स आउटपुट दे रहा है ये, और उसके बाद उसमें करंट लिखा होता है कि मैक्सिमम ये कितना करंट फ्लो प्रोवाइड कर सकता है सिस्टम में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, फिर हमें बाकी चीज़ों का आइडिया होता जाएगा। ठीक है, तो करंट की जब भी मैं बात करूंगा तो ये एम्पेयर्स में होगी। ये भी आप कोई भी अपने चार्जर या कोई भी इलेक्ट्रिकल की आपके पास डिवाइस पड़ी होगी, उसको आप ओपन करके देखेंगे, उनमें ये सारे पैरामीटर्स लिखे होंगे कि इसका करंट कितना है, इसके वोल्टेज कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है, जो ऑपोजिशन होती है करंट की, उसको मैं ओहम्स में डिस्कस करता हूँ, ओहम्स में मेजर करता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को 100 ओहम्स, 220 ओहम्स, 300 ओहम्स, इसको मैं इस तरह मेजर करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन करंट और वोल्टेज की Yes, पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ओहम्स लॉ डिस्कस करते हैं। An electric current is a stream or charge of charged particles such as electrons and ions moving through an electric conductor or space. It is measured as the net rate of flow of electric charge through a surface of or into a controlled volume. ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो चार्ज पार्टिकल की एनालॉजी हमने कैसे ली थी? चार्ज पार्टिकल की एनालॉजी हम वो पानी से ली थी, और चार्ज कहाँ से हमारे पास आता है? वो यहाँ से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली मकसद ही ये है कि जब आप मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले पोटेंशियल में मैंने 15 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाले पोटेंशियल में 15 पॉजिटिव चार्जेस रखती हैं, और नीचे नेगेटिव 0 है। 0 वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव पॉइंट है उसका। तो ये 15 चार्जेस अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये चार्जेस जब फ्लो होंगे तो मुझे करंट मिलेगा। तो करंट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस फ्लो होते हैं हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या ऊपर से टैंक से नीचे टैप की तरफ, ठीक है, उसकी वजह से जो मेरे पास चार्जेस फ्लो होते हैं वो करंट होता है। ठीक हो गया? Yes, sir. राइट। उसके बाद जो वोल्टेज है, अच्छा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल में से आपने लोअर पोटेंशियल को माइनस कर देना, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना है। अच्छा, नॉर्मली हम लोअर पोटेंशियल को 0 लेते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि मैं जो हायर पोटेंशियल है वो मैं लिख दूँ 15 पॉजिटिव का, और लोअर पोटेंशियल में लिख दूं 4 पॉजिटिव। अच्छा, क्या ख्याल है, अब करंट फ्लो होना चाहिए कि नहीं? क्या ख्याल है, करंट फ्लो होना चाहिए कि नहीं? दोनों पॉजिटिव हैं। नो सर। No, sir. अच्छा,
इसमें बेटा ऐसे होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि दो पोटेंशियल्स का तफरीक होती है, उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो ऊपर वाला पोटेंशियल क्या है? 15। नीचे वाला पोटेंशियल क्या है? 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या आया? 12 वोल्ट। अभी भी करंट फ्लो होगा, लेकिन अब 12 वोल्ट के हिसाब से होगा। अभी भी करंट फ्लो होगा। 11 नहीं आना क्या होगा? 11 11 आएगा। हाँ 11 कर लें। 11 आएगा सर। अभी भी करंट फ्लो होगा, लेकिन अब 11 वोल्ट्स के हिसाब से होगा, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे वोल्टेज कम हुए हैं। करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों पोटेंशियल सेम नहीं होते। सेम यहाँ पे 15 वोल्ट है और नीचे भी मेरे पास 15 वोल्ट है। 15 मैंने एक रेफरेंस वैल्यू लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। अब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो सर, अब करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वोल्टेज, वो हायर पोटेंशियल, ऊपर वाला पोटेंशियल भी 15 है अब, और नीचे वाला पोटेंशियल भी 15 है। तो अब आपके पास 0 हो गया वोल्ट। तो जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता तब तक आपका करंट फ्लो होता रहेगा। इवन अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव का 15 है और नीचे वाली साइड पे पॉजिटिव का 14 है, तो उस केस में भी आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 14 इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। तो उस टाइम भी आपका करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक हो गया? यस सर। राइट। अच्छा, अब हम एक छोटा सा लॉ डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको मैं छोटी सी असाइनमेंट दूंगा। इसको आपने 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको आपने सॉल्व करना है, और ताकि आपको इस लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लॉ है क्या। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक साइंटिस्ट था, ओहम्स उसका नाम था। उसने क्या किया कि उसने एक बैटरी को एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया। ये डायग्राम हम अक्सर बनाएंगे आगे। उसने एक बैटरी को एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया, और बैटरी वेरिएबल थी। वेरिएबल का मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो सकती थी, कम भी हो सकती थी। तो उसने किया कि उसने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया, तो करंट उसका इंक्रीज होने लग गया। क्या हुआ? उसने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया। वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या हुआ? उसका करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसने एक रिलेशन बनाया। उसने कहा जो वोल्टेज है, जैसे जैसे मैं उसको इंक्रीज करता जाता हूँ, मेरा करंट भी इंक्रीज होता जाता है। इस चीज को समझते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है। जी सर।
उसने कहा कि जैसे जैसे मैं अपनी वोल्टेज को इंक्रीज करता जा रहा हूँ मेरा करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन उसने फिर एक और चीज देखी कि उसके लिए मुझे इसको कांस्टेंट रखना पड़ रहा है। ठीक हो गया, इसको मुझे कांस्टेंट रखना पड़ा है। ज़्यादा एक सर्किट में एक दफ़ा उसने सेट कर लिया तो उसको चेंज कर रहा है, ये खुद ही से चेंज होता जा रहा है। तो ये जो है चीज़ उसने कांस्टेंट रखी। तो मुझे पता है जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करता हूँ तो मुझे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ऐसे ही है। यस सर। मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आई। तो जो चीज़ उसने कांस्टेंट रखी थी वो आपका आर था। तो V इज इक्वल टू आई आर। ये एक बहुत बेसिक सी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है जो कि हर जगह पे ऑलमोस्ट यूज होती है। इस चीज को बोलते हैं ओहम्स लॉ। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस चीज को बोलते हैं ओहम्स लॉ। और इसमें 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आते हैं। अच्छा, फिर इसने एक और काम किया। इसने कहा अगर ये इक्वेशन है, इसमें ये वाला कांस्टेंट था, तो अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं तो फिर क्या होगा। उसने जो आपका वोल्टेज था V उसको कांस्टेंट कर दिया, बाकी 2 क्वांटिटीज उसने वेरिएबल रखी। तो उसने देखा कि जैसे मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट किया है, अब जैसे जैसे मैं R को चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं R को चेंज कर रहा हूँ, R को ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरा करंट कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं R को ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरा जो करंट है वो कम हो रहा है। ठीक है, उसके लिए मुझे वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। राइट, तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखूंगा तो जैसे जैसे मैं R को इंक्रीज करता जाऊंगा मेरा करंट कम होता जाएगा, और R को मैं कम करता जाऊंगा तो मेरा करंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये वही टैप वाला सिस्टम हो गया। तीसरा उसने जो काम किया, उसने कहा अगर मैं करंट को कांस्टेंट कर दूं, अगर I मेरे पास कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा पैरामीटर आएगा यहाँ पे, किधर चले गए। आवाज आ रही है मेरी। सर आई आएगा। यस सर। यहाँ पे R आएगा। ठीक है, I कांस्टेंट हो जाएगा मेरा। जब I मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जैसे जैसे मैं V को इंक्रीज करूंगा मेरा R भी इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। ये दोनों चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। I को कांस्टेंट रखने के लिए अगर मैं V को इंक्रीज करूंगा तो मुझे R को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर मेरा I कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसने जब इसका ग्राफ बनाया डिफरेंट वैल्यूज पे, तो इसका ये इस तरह का ग्राफ बना। इधर अगर V है और ठीक है, तो जैसे जैसे वो V को इंक्रीज करता जाएगा फर्स्ट केस में, आपका I भी साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। इधर I इंक्रीज हो रहा है,
इधर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यस सर, काफी है कि आगे पढ़ें? बस काफी है सर। अच्छा चले, मैं आपको ग्रुप पे 2-3 क्वेश्चंस भेजूंगा और उसमें यही वाला फार्मूला यूज हो रहा होगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला, और उसमें आपको रेजिस्टेंस दिया होगा, करंट दिया होगा या वोल्टेज दिया होगा, अगर रेजिस्टेंस दिया होगा तो बाकी एक आपने जो वैल्यू आपको मिसिंग होगी वो आपने उसको कैलकुलेट करना है, वो छोटा सा होगा जस्ट। ठीक है, उसके बाद कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और इन पैरामीटर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़े से लॉस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम मशीन्स पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि जब तक आपकी लॉ की बेसिक नहीं होगी तो मशीन्स पे जाएंगे तो अजीब सा लगने लग जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन अभी के लिए? हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा? सर जी इसका कोई ऑनलाइन कोर्स, सर कोई बुक्स वगैरह रिकमेंड करना नहीं करना है सर, या कोई ऑनलाइन सर? मेरा नहीं ख्याल कि बुक्स आपके लिए ठीक रहेगी, मैं कोशिश करूंगा आपको नोट्स प्रोवाइड करता जाऊं साथ साथ, जी और सर। नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है फिर तो MCQs बेस्ड होगा प्रीवियसली, जी सर बिल्कुल। तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा आपका, उम्मीद तो नहीं है कि आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो, तो इसलिए मैं आपको नोट्स साथ प्रोवाइड करता जाऊंगा ताकि आपको पढ़ने के लिए मटेरियल मिलता रहे। ठीक है, और आउटलाइन जैसे मुझे रिसीव होती है मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसका ठीक हो गया प्रैक्टिकल सर भी जी। होगा या नहीं? जी बेटा, इसका प्रैक्टिकल भी होगा या नहीं? प्रैक्टिकल मैं आपको लाजमी करवाऊंगा क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे होता है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज दें लैब पीरियड में, और उसमें आपसे कोई ना कोई काम करवाएं जो कि इलेक्ट्रिकल और सिविल का मिक्सचर हो। ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट देने का फ़ायदा नहीं है, आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैं दूंगा, एक हमारे लैब में प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही, उसके अलावा हम एक प्रोजेक्ट करते होते हैं, उस प्रोजेक्ट में हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स को यूज़ करते हुए कोई सिविल का प्रोजेक्ट करें, कोई सिविल की चीज़ बनाएं उससे। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा, आपका थोड़ा सा नॉलेज बन जाए, और इलेक्ट्रिकल का मैं फीडबैक दूंगा, सिविल का आप मुझसे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, तो फिर हम दोनों मिलके इंशाल्लाह कोई सर आवाज आपकी नहीं आ रही थोड़ी सी भी। आवाज़ का मुझे नहीं पता, 15 MB का कनेक्शन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी कंप्लेन करता हूँ PTCL में कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, इसको मैं ठीक करवा लेता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ओके हो गया। ठीक है सर जी। ओके, अगर कोई इशू हो उसके अलावा भी तो वो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको बेटा। चले बेटा, फी मान लो, अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह सर।